हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रकाशिक समावयवता। क्या बोलते हैं? प्रकाशिक समावयवता। प्रकाशिक समावयवता। ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाशिक समावयवता। सुनो, कोई भी यौगिक प्रकाशिक समावयवता तब शो करता है जब उसमें एक किरल कार्बन हो। क्या हो? एक किरल कार्बन। मैं शर्त लिख देता हूं। शर्त क्या है? कम से कम यौगिक में एक किरल कार्बन होना चाहिए। ठीक है बेटा। जो भी यौगिक प्रकाशिक समावयवता दर्शाता है उसमें कम से कम एक किरल कार्बन होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो, कम से कम एक होना चाहिए। अच्छा, किरल कार्बन क्या होता है? किरल कार्बन सुनो, ऐसा कार्बन जिसमें चार भिन्न ग्रुप या चार भिन्न परमाणु जुड़े हो उसको बोलते हैं किरल कार्बन। ठीक है ना। ऐसा कार्बन जिससे जिससे चार भिन्न ग्रुप या एटम जुड़े हो। ऐसा कार्बन जिससे चार भिन्न ग्रुप या एटम जुड़े हो किरल कार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? किरल कार्बन कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देख सकते हैं, जैसे मान लो ये कोई कार्बन है ना। इससे चार भिन्न चीजें जुड़ी होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब ये ऐसा कार्बन है जिससे चार अलग अलग चीजें जुड़ी हुई है। तो जब कोई कार्बन चार भिन्न ग्रुप या भिन्न परमाणु से जुड़ा हो तो उसको हम कीरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीरल। तो ये कार्बन हमारे लिए हो जाएगा कीरल कार्बन। क्या हो जाएगा? कीरल कार्बन। ठीक है। इसको आप अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कार्बन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनसिमेट्रिकल कार्बन। ठीक है, नोट करो।
ठीक है। अच्छा, इसको एसिमेट्रिकल बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? एसिमेट्रिकल कार्बन, एसिमेट्रिकल कार्बन। ठीक है। अच्छा, अब अपन एक टेबल बनाते हैं, है ना, तो उससे एग्जाम्पल समझ में आएंगे। एक बार फिर से पढ़ो, देखो। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब होगा? तो उसकी शर्त क्या है? कम से कम यौगिक में एक किरल कार्बन होना चाहिए, है ना। किरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जिससे 4 भिन्न ग्रुप या एटम जुड़े हो, क्या कहलाता है? किरल कार्बन कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो किरल कार्बन होता है इसी को हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन। किरल कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल कार्बन। ठीक है। चलो, एक पार्टीशन बना लेते हैं अपन। पार्टीशन में 3 कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम में आ जाएगा कंपाउंड, एक कार्बन में कॉलम में आ जाएगा किरल कार्बन, किरल कार्बन, और एक कॉलम में आ जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलो, जैसे मान लो हमने एक बनाया H OH CH3, ठीक है। एक और बनाया CH3 CH3 H COOH, CH3 COH H और ये COOH, ठीक है ना। चलो, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इसको देखो। किरल कार्बन क्या होता है? जिसमें 4 भिन्न परमाणु या 4 भिन्न समूह जुड़े हो, ठीक है। इसमें देखो, यहाँ पे ये दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए। ये दोनों हाइड्रोजन कैसे हो गए? सेम। ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे ये दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, मतलब ये किरल नहीं है, ठीक है। तो किरल कार्बन इसमें नहीं है, तो नो लिख देंगे, है ना। किरल कार्बन नहीं है। जब किरल कार्बन नहीं होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं करेगा। अच्छा, इसमें देखो, इस वाले में आप देखोगे तो ये जो दो है ये सेम हो गए, ठीक है ना। चारों ग्रुप या चारों एटम भिन्न होना चाहिए। अब इस कार्बन पे ये दोनों सेम हो गए तो ये भी किरल नहीं होगा, मतलब नो। इसलिए ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अच्छा, इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले को, इस वाले कार्बन पे एक तरफ CH3 जुड़ा, एक तरफ OH जुड़ा, एक तरफ COOH जुड़ा और एक तरफ H जुड़ा। चारों अलग अलग चीजें हैं। देखो, CH3 OH COOH H, ये चारों अलग अलग है, मतलब ये कार्बन किरल है। कैसा है? किरल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक किरल कार्बन है 1, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कम से कम एक किरल कार्बन होना चाहिए, तो यहाँ पे एक किरल कार्बन है, मतलब इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, ठीक है। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अच्छा, इसका नाम बेटा लैक्टिक एसिड है। क्या नाम है इसका? लैक्टिक एसिड। याद रखना, इस कंपाउंड का नाम क्या है? लैक्टिक एसिड। नोट करो। चलो आगे बढ़े। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक किरल नहीं है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। किरल कार्बन जिसमें होगा वो किरल यौगिक होगा, ठीक है ना। जिस यौगिक में किरल कार्बन होगा उस यौगिक को हम बोलेंगे किरल यौगिक, ठीक है। जिस यौगिक में किरल कार्बन होगा उसको क्या बोलेंगे? किरल यौगिक। हमको ये बताना है कि कौन सा किरल नहीं है,
ठीक है, चलो सबसे पहले इसमें देखो, इस कार्बन को देखोगे तो 2 हाइड्रोजन एक जैसे, इस कार्बन को देखोगे तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन एक जैसे, इस कार्बन को देखोगे तो इसमें भी 2 हाइड्रोजन एक जैसे, ठीक है ना, सेम हो गए। हमको क्या चाहिए, चारों ग्रुप या चारों एटम अलग अलग होना चाहिए, जबकि इन तीनों कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सेम है, मतलब ये किरल नहीं है, ठीक है ना, ये किरल नहीं है, तो नोट किरल, नोट किरल। अब जो किरल नहीं होता उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, नहीं सॉरी, जिसमें किरल नहीं होता है मतलब नोट किरल, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, जिसमें किरल नहीं होता है हम उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल। यहाँ पे किरल कार्बन को हमने क्या बोला था, एसिमेट्रिकल, है ना, जो किरल कार्बन होता है वो एसिमेट्रिकल होता है, और चूंकि इसमें किरल नहीं है मतलब ये सिमेट्रिकल है। अच्छा यहाँ पे देखो, इसमें 3 एक जैसे हाइड्रोजन, इसमें 2 एक जैसे हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन को आप देखेंगे तो इस कार्बन पे H और D ये दोनों अलग अलग है, फिर Cl अलग है, और इधर पूरी ब्रांच अलग है, मतलब ये किरल है, ये कैसा है, किरल। तो यहाँ पे ये किरल हो जाएगा, और जो किरल होता है ना, ये पूरा कंपाउंड किरल कंपाउंड हो जाएगा, किरल कंपाउंड, किरल कंपाउंड। और जो किरल कंपाउंड होता है उसी को हम एसिमेट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल, ठीक है। अच्छा इसमें देखो, जो किरल कार्बन है उसमें मैं स्टार बना रहा हूँ इसमें देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एक जैसे। अच्छा इसको देखो, इस कार्बन से एक H जुड़ा एक D जुड़ा, तो ये दोनों अलग अलग हो गए। उसके बाद इधर CH3 जुड़ा और इधर CH2 है, मतलब ये किरल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, किरल। बाकी ये नहीं होगा क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ये भी नहीं होगा क्योंकि इस पे भी 2 हाइड्रोजन एक जैसे। तो इसमें एक किरल कार्बन है, इसलिए ये कंपाउंड कैसा हो गया, किरल, किरल कंपाउंड। कैसा हो गया, किरल कंपाउंड, ठीक है। किरल कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, किरल को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। अच्छा यहाँ पे देखो, इसमें 3 हाइड्रोजन एक जैसे, इसको देखो, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन जुड़ा एक Cl जुड़ा, ये 2 अलग अलग हो गए। फिर इधर CH3 है और इधर CH2D है, मतलब ये किरल है, ठीक है। बाकी ये किरल नहीं होगा, तो इसमें भी एक ही किरल कार्बन है। जो किरल है उस पर मैं स्टार बना रहा हूँ, ठीक है, ये किरल कार्बन है। अब चूंकि ये किरल कार्बन है इसमें, तो ये कंपाउंड भी क्या हो गया, किरल कंपाउंड हो गया, किरल कंपाउंड, किरल कंपाउंड। और जिसमें जो किरल कंपाउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल को हिंदी में बोलेंगे असम्मित, एसिमेट्रिकल को हिंदी में क्या बोलेंगे, असम्मित, ठीक है बेटा। अब उसने क्या पूछा, निम्न में से कौन सा यौगिक किरल नहीं है। तो ये भी किरल है, ये भी किरल है, ये भी किरल है, लेकिन ये किरल नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश सक्रिय यौगिक है। प्रकाश सक्रिय यौगिक वो होगा जिसमें प्रकाशिक समावयवता होगी, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इनको बना के देखते हैं। सबसे पहले पहले वाले को देखो, 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, इसमें रूट वर्ड क्या है, इसमें रूट वर्ड है पेंट। तो अपन क्या करो, सबसे पहले 5 कार्बन की एक चेन बना दो, बना दी, 1 2 3 4 5। इसमें आप नंबर दे दो, 1 2 3 4 5, दे दिया नंबर। अब 2 नंबर की पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो इस 2 नंबर की पोजीशन पे एक मिथाइल लगा देते हैं,
लगा दिया मिथाइल। और ये बोल रहा है पेंटेनोइक एसिड, इसका मतलब इसमें COOH ग्रुप है। और हमको पता है कि यदि किसी कंपाउंड में COOH है तो हम उस COOH के कार्बन को नंबर 1 देते हैं। मतलब ये जो कार्बन है ये ही COOH है। ठीक है, चलो ये वाला देखते हैं। इसमें भी 5 कार्बन को नंबर मिला, मतलब पेंट। तो 5 कार्बन की एक चेन बना देते हैं। बन गई, नंबर दे दो, 1 2 3 4 और ये 5। अब इसमें देखो, इसमें 3 नंबर की पोजीशन पे मिथाइल है, इसमें 2 नंबर की पोजीशन पे था, इसमें 3 नंबर की पोजीशन पे है। मतलब यहाँ एक मिथाइल बना दो। और ये भी पेंटेनोइक एसिड है, मतलब जो पहला कार्बन है ये COOH है। ठीक, अच्छा, इसमें 4 पोजीशन पे मिथाइल है ना, और ये भी वही पेंटेनोइक एसिड है। तो 1 2 3 4 5 ये COOH हो जाएगा। नंबर देंगे 1 2 3 4 5। कौन सी पोजीशन पे मिथाइल है? 4 नंबर की, मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है। चलो इसमें 2 मिथाइल प्रोपेन, इसमें टोटल 3 कार्बन है, हो गए 3 कार्बन। और प्रोपेन है तो कहीं से भी नंबर दे दो, जैसे मान लो यहाँ से नंबर दे दिया 1 2 3। अब 2 नंबर की पोजीशन पे एक मिथाइल लगा है, तो यहाँ पे आप एक मिथाइल लगा दो। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश सक्रिय यौगिक है। प्रकाश सक्रिय यौगिक है मतलब ऐसा यौगिक जिसमें प्रकाशिक समावयवता हो रही है, यानी कि उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब होती है? जब कीरल कार्बन होता है। तो अपने को कीरल कार्बन ढूंढना है। ठीक है, चलो देखो, यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन एक जैसे होंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन को देखो, इस वाले कार्बन पे देखो, एक तरफ तो COOH जुड़ा, एक तरफ CH3 जुड़ा, ये दोनों अलग अलग हो गए। इसके बाद इस पे एक हाइड्रोजन होगा, वो अलग होगा, और इधर पूरी चेन अलग है। मतलब ये वाला कार्बन कीरल है। कैसा है? कीरल। तो चूंकि इस कंपाउंड में कीरल कार्बन है, इसलिए ये कंपाउंड प्रकाशिक समअवयवता शो करेगा, मतलब ये प्रकाशिक सक्रिय है। तो एक तो इसमें ये वाला आंसर है। दूसरा, यहाँ पे 3 एक जैसे हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2। इसको देखते हैं, इससे नीचे CH3 जुड़ा, इधर CH2COOH जुड़ा, इधर CH2CH3 हो जाएगा और ऊपर H हो जाएगा। इसमें भी यहाँ पे कीरल है, यहाँ पे क्या है? कीरल कार्बन है। तो ये कंपाउंड भी प्रकाशिक समअवयवता शो करेगा, मतलब ये भी प्रकाशिक सक्रिय है। इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या होगा? देखो, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन होंगे, तो वो सेम हो जाएंगे। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, वो भी सेम है। यहाँ पे आप देखोगे तो इधर एक CH3 जुड़ा, और यहाँ पे भी आप बनाओगे तो एक CH3 बनेगा। तो इस कार्बन पे ये दोनों सेम हो गए, तो इसमें कीरल कार्बन नहीं है। इसमें कीरल कार्बन नहीं है, मतलब ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएगा, मतलब ये प्रकाशिक सक्रिय नहीं है। तो ये नहीं है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें आप बनाओगे ना, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, और यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा। ठीक है ना? अब देखो, आप यहाँ पे 3 एक जैसा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 एक जैसा हाइड्रोजन, इसमें भी 3 एक जैसा हाइड्रोजन, और इसको देखोगे तो इस कार्बन से CH3 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 3 एक जैसे ग्रुप जुड़े हैं, तो ये भी प्रकाशिक सक्रिय नहीं है। ठीक है, इन दोनों कंपाउंड में कीरल कार्बन है, इसलिए ये प्रकाशिक समावयवता शो करेंगे, दर्शाएंगे, इसलिए ये प्रकाशिक सक्रिय है। इन दोनों कंपाउंड में कीरल कार्बन नहीं है, इसलिए ये प्रकाशिक समावयवता नहीं दर्शाएंगे, इसलिए ये दोनों कैसे हैं? प्रकाशिक अक्रिय। कैसे? प्रकाशिक अक्रिय। नोट करो। चलो अगला देखते हैं। अगला है प्रकाशिक समावयवियों की संख्या। देखो, प्रकाशिक समावयवियों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो ऑप्टिकल आइसोमर्स,
ऑप्टिकल आइसोमर्स इक्वल टू होता है 2 की पावर n। यहाँ पे n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ किरल कार्बन, नंबर ऑफ किरल कार्बन, ठीक है ना। n क्या है, नंबर ऑफ किरल कार्बन। जैसे मान लो मैं कोई कंपाउंड बनाता हूँ, जैसे मैंने एक कंपाउंड बनाया CH3COH H, है ना, फिर CH2CH3CH2Cl और यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है। अब आप यदि इसको देखेंगे तो ये तो किरल नहीं होगा क्योंकि 3 एक जैसे हाइड्रोजन, ये भी किरल नहीं होगा क्योंकि 3 एक जैसे हाइड्रोजन, ये भी किरल नहीं होगा क्योंकि 2 एक जैसे हाइड्रोजन, ये भी किरल नहीं होगा क्योंकि इस पे भी 2 एक जैसे हाइड्रोजन है। अच्छा इसको देखो, ये किरल है, कैसे, इस कार्बन से नीचे OH जुड़ा, इधर CH3 जुड़ा, इधर H जुड़ा और इधर ये पूरी ब्रांच अलग है, तो ये किरल हो गया। अच्छा इसको देखो, इसमें नीचे CH3 जुड़ा, इधर CH2Cl जुड़ा, इधर CH2 के साथ पूरी ब्रांच अलग है और ऊपर हाइड्रोजन, तो ये भी किरल हो गया। तो इस कंपाउंड में किरल कार्बन कितने हैं, इसमें किरल कार्बन है बेटा 2, किरल कार्बन कितने हैं 2। तो ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू 2 की पावर n, ये फॉर्मूला 2 की पावर n। तो 2 ऐसा कैसे ही, और n क्या है, किरल कार्बन, तो कितने किरल कार्बन 2, तो 2 की पावर 2 मतलब इसको 2 बार लिखेंगे, मतलब 4। तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे 4, ठीक है। इसकी एक टेबल बना लेते हैं जिसमें खास खास बातें लिख देता हूँ मैं। कंपाउंड, किरल कार्बन और आइसोमर, 3 पार्टीशन कर लेते हैं ना। एक में हो जाएगा कंपाउंड, कंपाउंड, यहाँ पे किरल कार्बन, किरल कार्बन, और यहाँ पे हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। जैसे जैसे देखो, एक होता है ग्लूकोज, क्या होता है, ग्लूकोज। तो इस ग्लूकोज में 4 किरल कार्बन होते हैं, कितने किरल कार्बन होते हैं 4। 4 के हिसाब से यदि ऑप्टिकल आइसोमर बनाओगे तो ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n, है ना। 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 बार लिखेंगे, तो 2 × 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 16। ये क्या हो जाएगा 16, मतलब ग्लूकोज के 16 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे ना, 2 दून 4, 4 दून 8, 8 दून 16। दूसरा है फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज में किरल कार्बन बेटा 3 होता है, फ्रक्टोज में किरल कार्बन कितने होते हैं 3। तो 3 के हिसाब से आप ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर बनाएंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 3, मतलब 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 × 2 × 2, तो 2 दून 4, 4 दून 8, मतलब 8 ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। कितने आइसोमर बनेंगे 8। जैसे एक कंपाउंड होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में एक किरल कार्बन होता है, कितने किरल कार्बन होता है 1। अब चूंकि इसमें एक किरल कार्बन है, कितने किरल कार्बन है 1, एक किरल कार्बन है, तो एक के हिसाब से ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर इक्वल टू 2 की पावर n, और 2 कितना है 1, तो यहाँ पे 2 बनेंगे, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट मैंने पावर लगा दी है ना,
2 की पावर n 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, डी एंड एल सिस्टम। ठीक है, डी एल सिस्टम क्या होता है, सुनो देखो। जैसे मान लो हमारे पास ये पीपीएल लाइट है। कैसी लाइट है, पीपीएल। यहाँ पे पीपीएल का मतलब होता है पीपीएल इक्वल टू प्लेन पोलर लाइट। प्लेन पोलर लाइट। ठीक है, पीपीएल का मतलब क्या है, प्लेन पोलर लाइट। तो हमारे पास मान लो प्लेन पोलर लाइट है। कैसी लाइट है, प्लेन पोलर लाइट। अब ये जो प्लेन पोलर लाइट है, इसको एक ट्यूब में से निकालते हैं। काय में से निकालते हैं, ट्यूब में से। ठीक है, ट्यूब में से निकालते हैं। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को बोलते हैं पोलेरीमीटर ट्यूब। क्या बोलते हैं, पोलेरीमीटर ट्यूब। इस ट्यूब को बोलते हैं पोलेरीमीटर ट्यूब। ये जो पोलेरीमीटर ट्यूब है, इसमें भरा होता है बेटा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्या भरा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्या भरा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ। ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ भरा होता है। अच्छा, इसको थोड़ा सही से बनाए। ठीक है, ये हमारी पोलरीमेट्री ट्यूब है। पोलरीमीटर ट्यूब। ठीक है, पोलरीमीटर ट्यूब। अब जो पोलरीमीटर ट्यूब होती है, उसमें पदार्थ भरा होता है। उस पदार्थ को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब ये जो पदार्थ है ना बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, ये पदार्थ ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ये क्या करेगा, ये इस प्लेन पोलर लाइट को रोटेट करेगा, मतलब इस प्लेन पोलर लाइट को घुमाएगा। ठीक है ना, प्लेन पोलर लाइट को घुमाएगा। जब प्लेन पोलर लाइट को घुमाएगा, तो ये प्लेन पोलर लाइट दो तरीके से घूम सकती है। कितने तरीके से, दो तरीके से घूम सकती है ना। ये जो प्लेन पोलर लाइट है, ये दो तरीके से घूम सकती है। अब दो तरीके कौन से,
देखो ये जो प्लेन पोलर लाइट है ये या तो क्लॉकवाइज घूमेगी, कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से, या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी इस तरह से। ठीक है, जो प्लेन पोलर लाइट है वो या तो क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। क्लॉकवाइज है ना, इसको प्लस भी कहते हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको माइनस भी कहते हैं। ठीक, अब बात को समझना है ना, जैसे मान लो लाइट का रोटेशन हुआ, क्या हुआ, रोटेशन, रोटेशन, रोटेशन मतलब घूर्णन। ठीक है, अब घूर्णन कितने प्रकार का, दो प्रकार का, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ऐसा बना है नीचे की तरफ से, एक मिनट यहां बनाते हैं। रोटेशन, रोटेशन ऑफ लाइट, रोटेशन ऑफ लाइट। तो लाइट का रोटेशन दो प्रकार से हुआ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो मैं लिख सकता हूं क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब जो क्लॉकवाइज रोटेशन है इसको बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं, डी। यदि क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो हम बोलेंगे डी, और यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो हम बोलेंगे एल। ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो क्या बोलेंगे, डी, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो क्या बोलेंगे, एल। ठीक है, अब ये जो डी है ना, यहाँ पे आप डी की जगह आर भी यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, आर, और जैसा यहाँ पे एल है तो एल की जगह आप एस भी यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, एस। जिस प्रकार डी और एल आइसोमर होते हैं उसी प्रकार आर और एस आइसोमर होते हैं। ठीक है, जैसे डी और एल आइसोमर होते हैं वैसे ही आर और एस आइसोमर होते हैं। तो तरीका दोनों का सेम है, यदि कोई कंपाउंड डी आता है तो आप उसको आर भी कह सकते हैं, और यदि कोई कंपाउंड एल आता है तो आप उसको एस भी कह सकते हैं। ठीक है, नोट करो। चलो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये एक कंपाउंड है, यहाँ पे मैं इसके सामने एक मिरर लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, मिरर, ये मिरर हो गया। ठीक है, अब मिरर में इसकी इमेज दिखेगी, क्या दिखेगी, इसकी इमेज। तो इमेज बनाना बहुत आसान है, क्या करना होता है, देखो जैसे ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन यहाँ पे इस तरह से जाएगा तो यहाँ पे अपन क्लोरीन बना देंगे। ठीक है, अब क्लोरीन के अपोजिट क्या है, आयोडीन, तो यहाँ पे आयोडीन बना देंगे। इसके बाद ऊपर फ्लोरीन है तो आप ऊपर फ्लोरीन लगा दो, और नीचे ब्रोमीन है तो नीचे ब्रोमीन लगा दो। ठीक है, इस तरह से ये हो गया कंपाउंड, और ये हो गई उसकी इमेज। ठीक, मिरर इमेज बोलते हैं इसको। अब क्या होगा सुनो, जैसे नंबर देना है, क्या देना है, नंबर, तो नंबर एटॉमिक वेट के हिसाब से देते हैं। नंबर कैसे देते हैं, एटॉमिक वेट के हिसाब से। नंबर एटॉमिक वेट के अनुसार देते हैं। ठीक है, नंबर एटॉमिक वेट के अनुसार देते हैं। एटॉमिक वेट के अनुसार देते हैं मतलब जिसका एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा होगा उसको 1 देंगे,
उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, तो आप बताओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट किसका है? आयोडीन का। तो आयोडीन को देंगे 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद ब्रोमीन को देंगे 2 नंबर, क्लोरीन को देंगे 3 और फ्लोरीन को देंगे 4। इस तरह से नंबर दे दिया। अब नंबर देने के बाद क्या करते हैं? नंबर देने के बाद हमको देखना है कि ये किस प्रकार से रोटेशन शो करेगा। तो देखो, गिनती में हम 1 से 2 पे जाते हैं, 2 से 3 पे जाते हैं। भाई गिनती बोलते हैं ना, तो गिनती में क्या बोलते हैं? 1 2 3। मतलब 1 से 2 पे जाएंगे, 2 से 3 पे और 3 से 4 पे। तो जब मैं 1 से 2 पे जाऊंगा, 1 से 2 पे जाऊंगा, तो ये इस तरह से रोटेशन शो करेगा। ठीक है, अब ये इस तरह से रोटेशन शो कर रहा है, मतलब क्या बोल सकते हैं इसको? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या बोलते हैं? एल। क्या बोलते हैं? एल। ठीक है, तो ये आपका एल हो जाएगा। आप चाहें तो इसको एस भी कह सकते हैं। ठीक, एल या एस। अच्छा, यहाँ पे देखो, ठीक वैसा का वैसे ही नंबर देना है। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है ना। अब 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। तो ये कैसा रोटेशन शो कर रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज को हम या तो डी बोलते हैं या आर बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसका जो विन्यास है वो आप डी भी बोल सकते हैं और आर भी बोल सकते हैं। नोट करो। चलो आगे देखते हैं। इनमें देखो, इनमें नंबर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है ना, ये कीरल कार्बन है। कैसा कार्बन है? कीरल कार्बन। क्यों? क्योंकि इससे 4 अलग चीजें जुड़ी हुई है। ठीक, अब नंबर कैसे देंगे? एटॉमिक वेट के हिसाब से। तो इस कार्बन से यहाँ पे जुड़ा O, यहाँ पे जुड़ा N, यहाँ पे जुड़ा C और यहाँ पे जुड़ा H। तो O, N, C और H में से सबसे ज्यादा वेट O का होता है, तो O को 1 देंगे। फिर नाइट्रोजन का इसको 2 दे देंगे, फिर कार्बन का इसको 3 दे देंगे और फिर हाइड्रोजन का इसको 4 दे देंगे। ठीक है, अब 1 से 2 पे चलना है, तो 1 से 2, तो 1 से 2 कैसा घूम रहा है? ये घूम रहा है क्लॉकवाइज। कैसा घूम रहा है? क्लॉकवाइज। लेकिन मैं इसको क्या बताऊंगा? मैं इसको बताऊंगा एल या एस। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि रोटेशन तो क्लॉकवाइज हो रहा है, फिर एल या एस क्यों लिखा? देखो, एक पॉइंट होता है, आप याद रखना, की पॉइंट। क्या है पॉइंट? पॉइंट ये है कि यदि 4 नंबर का एटम इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाता है। कौन सी लाइन पे आ जाता है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे, मतलब क्षैतिज रेखा पे, तो विन्यास बदल जाता है। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं। जब 4 नंबर, कौन सा नंबर? 4 नंबर। जब 4 नंबर वाला एटम हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है इस प्रकार की लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ये इस प्रकार की लाइन होती है, ये ऐसी लाइन, ये वाली, ये जो आड़ी लाइन है ना, ये आड़ी लाइन, ये इस तरह से, ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, जब 4 नंबर वाला आइटम हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है तो विन्यास बदल जाता है। ठीक है बेटा, याद रखना, जब 4 नंबर वाला एटम हॉरिजॉन्टल लाइन पर होता है, मतलब ऐसी आड़ी लाइन पर, तो विन्यास बदल जाता है। ठीक है, अब मेरे को दिख क्या रहा है? मेरे को दिख रहा है क्लॉकवाइज, लेकिन चूंकि 4 नंबर वाला एटम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो विन्यास बदल जाएगा।
मतलब हमको जैसा दिख रहा है उसका उल्टा बताना है। तो मेरे को क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है मतलब ये होना क्या चाहिए था, डी या आर, लेकिन ये होगा कैसा, एल या एस, मतलब इसका विन्यास बदल जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एन जुड़ा, यहाँ पे सी जुड़ा, यहाँ पे भी सी जुड़ा और यहाँ पे एच जुड़ा। तो सी, सी, एच और एन में से एन का ज़्यादा होता है तो ये 1। अच्छा हाइड्रोजन का सबसे कम है तो ये 4 पे जाएगा। अच्छा अब इन दोनों में देखते हैं, तो देखो इसमें यहाँ पे सी और यहाँ पे भी सी, फिर इसमें अगला ओ है, इसमें भी अगला ओ है, फिर इसमें अगला हाइड्रोजन है जबकि इसमें फिर ओ आ गया, मतलब इसका वेट ज़्यादा होगा। तो मैं इसको 2 दूंगा और इसको 3 दूंगा। अब गिनती के हिसाब से हमको क्या करना है, गिनती के हिसाब से हमको 1 से 2, 2 से 3 जाना है। तो 1 से 2, 2 से 3, ये ऐसा कैसा घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जब घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं, एल या एस। एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं, एल या एस, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 नंबर वाला आइटम ऐसी खड़ी लाइन पे है तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा बताएंगे, ठीक है। ये कब लगेगा ये की पॉइंट, जब 4 नंबर का आइटम इस आड़ी लाइन पे होगा, तब जैसा दिखता है उसका उल्टा बताते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है इसलिए 1, फिर नाइट्रोजन 2। अब इन दोनों में देखेंगे तो इसमें कार्बन है जबकि इसमें कार्बन के बाद ऑक्सीजन भी है, तो इसमें 3 हो जाएगा और इसमें 4 हो जाएगा। अब 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना और 3 से 4, तो ये 1 2 3 4 कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन फिर वही 4 नंबर वाला आइटम आड़ी लाइन पे आ गया। तो जब 4 नंबर वाला आइटम इस आड़ी लाइन पे यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है तो विन्यास बदल जाएगा, मतलब जैसा दिख रहा है उसका उल्टा बताना है। तो दिख कैसा रहा है, क्लॉकवाइज, तो हम बताएंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एल या एस, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एल या एस, नोट करो। चलो आगे देखते हैं, इसका बताना है ना, इसका बताना है। तो इसमें पहले हम ऐसा करते हैं, नंबर देते हैं। क्या देते हैं, नंबर। तो आईयूपीएसी के हिसाब से यहाँ पे 1 मिलेगा, आईयूपीएसी के हिसाब से इसको 1 देंगे, यहाँ पे जो कार्बन है इसको 2 देंगे, यहाँ पे जो कार्बन है इसको 3 देंगे और यहाँ पे जो कार्बन है इसको 4 देंगे, ठीक है। ये आईयूपीएसी के हिसाब से नंबर हो गया। अब ये वाला जो कार्बन है ये किरल है और ये वाला जो कार्बन है ये भी किरल है। तो मेरे पास इसमें 2 किरल कार्बन है, ठीक है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब जिस प्रकार हम नंबर देते हैं एटॉमिक वेट के हिसाब से, ये तो मैंने आईयूपीएसी के हिसाब से नंबर दिया, काय के हिसाब से, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग यदि फंक्शनल ग्रुप कार्बन वाला है तो उसके कार्बन को 1 देते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम रोटेशन देखने के लिए नंबर देंगे। तो देखो पहले इसका देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो इधर एच जुड़ा, इधर ओ जुड़ा, इधर सी जुड़ा और इधर भी सी जुड़ा, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है इसलिए इसको मिल जाएगा 1 नंबर, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन को तो 4 मिलना तय है क्योंकि इसका वेट कम है। अब आगे देखो, इधर देखोगे तो यहाँ पे सी है जबकि इधर देखोगे तो यहाँ पे भी सी है, फिर आगे देखोगे तो इसमें कार्बन है जबकि इसमें देखोगे तो सी के बाद ओ है ना। हाइड्रोजन को लास्ट में देखते हैं, यदि कोई दूसरा आइटम नहीं है तो हाइड्रोजन को देखते हैं, वरना हाइड्रोजन को लास्ट में देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो 1 हो गया, 4 हो गया, इसके बाद देखो यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन, तो ये तो सेम हो गया।
फिर आगे देखूंगा तो इसमें ऑक्सीजन, जबकि इसमें फिर कार्बन, ठीक है ना। तो मैं इसको दूंगा 3, इसको क्या दूंगा 3, ठीक है। सॉरी 3 नहीं, इसको हम 2 देंगे, इसको क्या देंगे 2, ठीक। इसको 2 मिलेगा, मतलब सीधी सी बात है इधर कहीं पे 3 आएगा, मत दो। अब हमको क्या करना है, 1 से 2 पे जाना है। 1 से कहाँ जाना है 2 पे, तो 1 से 2 पे जाऊंगा तो इसमें रोटेशन इस तरह से आएगा, यूं, इस तरह से। मतलब इसका रोटेशन कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। लेकिन दिक्कत ये है कि 4 नंबर का एटम आड़ी लाइन पे है। कौन सी लाइन पे है, आड़ी लाइन पे, ऐसे। तो जब 4 नंबर का एटम आड़ी लाइन पे होता है तो विन्यास बदल जाता है। मतलब जैसा हमको दिख रहा है उसका उल्टा बताना है। तो मेरे को दिख क्या रहा है, क्लॉकवाइज, तो मैं उल्टा बताऊंगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एस। अच्छा, अब कौन से कार्बन का है ये, तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग 2 नंबर के कार्बन का है, तो मैं इसके आगे 2 लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा 2, मतलब इसका विन्यास हो गया, इसका विन्यास हो गया एस। और ये दूसरे नंबर का कार्बन है तो आगे उसके 2 लिख दिया, ठीक। अच्छा, अब इसमें देखते हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें देखो, इसमें इधर ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है, तो सीधी सी बात है। अच्छा, नीचे कार्बन है और ऊपर भी यहाँ पे कार्बन है, तो ऑक्सीजन का वेट ज़्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन को 1 मिलेगा, तो ऑक्सीजन को 1 दे दिया। अच्छा, हाइड्रोजन को 4 मिलेगा, क्योंकि इसका सबसे कम है तो इसको 4 दे दिया। अब देखो आगे, आगे हम देखेंगे तो इन दोनों में से देखो, इनको तो नंबर दे दिया, अब इसमें यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन। फिर आगे अगला देखूंगा तो इसमें ऑक्सीजन है, जबकि इसमें फिर कार्बन आ गया, मतलब इसको मैं क्या दूंगा 2, इसको क्या दूंगा 2। तो ये हो जाएगा 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 मतलब ऐसा, इस तरह से 1 से 2। तो ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। लेकिन दिक्कत ये है, देखो ऐसा घूमेगा न्यू करके, तो ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन 4 नंबर का आइटम कहाँ आ गया, 4 नंबर का आइटम आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन पे, आड़ी लाइन पे। तो इसका विन्यास बदल जाएगा, मतलब जैसा दिख रहा है उसका उल्टा बताना है, जैसा दिख रहा है उसका उल्टा बताना है। तो मेरे को दिख क्या रहा है, क्लॉकवाइज, लेकिन मैं बताऊंगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या बताऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसको भी हम लिख सकते हैं एस, क्या लिख सकते हैं एस। और ये कौन से नंबर का कार्बन है, 3 नंबर का कार्बन, तो आगे आप 3 लगा दो, क्या लगा दो 3। तो 2 नंबर के कार्बन का विन्यास हो गया एस, और 3 नंबर के कार्बन का विन्यास हो गया उसका भी एस। तो आंसर क्या लिख सकते हैं हम, आंसर लिख सकते हैं 2s और 3s, ठीक है, नोट करो। अच्छा, 1 मिनट रहना बेटा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे CHO और CH2OH, CHO और CH2OH, देखो यहाँ पे, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इस कार्बन से यहाँ पे कार्बन जुड़ा, यहाँ पे भी कार्बन जुड़ा,
ठीक है। लेकिन आगे देखेंगे तो इसमें ऑक्सीजन है जबकि इसमें पूरा का पूरा CHO है। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन को हम इस कार्बन को हम 3 देंगे। क्या देंगे? 3। इसको 3 नंबर देंगे। इसको क्या नंबर देंगे? 3। इसको क्या नंबर देंगे? 3 नंबर देंगे। ठीक है ना। देखो क्या है कि आप इधर देखोगे तो इधर केवल कार्बन है जबकि ऊपर भी कार्बन है। फिर आगे जाओगे तो इसमें केवल ऑक्सीजन है जबकि इधर देखोगे तो इधर OH है और CHO भी है। इसलिए क्या करेंगे, हम इसको 3 देंगे और इधर 2 दे देंगे कहीं पे। ठीक है ना। तो यहाँ 1, 1 के बाद इधर कहीं पे ऊपर 2 मिलेगा तो 1 से 2 घुमाएंगे, मतलब ये ऐसा घूमेगा, यूं, इस तरह से। ठीक है। अब ये कैसा घूम रहा है? ये आपका रोटेट कर रहा है, ये आपका रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कैसा रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन चूंकि 4 नंबर का एटम कहाँ पे है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक है ना। तो विन्यास बदल जाएगा, मतलब जैसा दिख रहा है उसका उल्टा बताना है। तो ये कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्या बताऊंगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब R, है ना। तो यहाँ पे तो हमने सही लिखा था 2s, लेकिन यहाँ पे R आएगा, 3R। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2s और 3R, ये आएगा। ठीक है ना, याद रखना। इसको पहले प्रायोरिटी देंगे, है, याद रखना। तो ये 2 नंबर के कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है S, इसलिए 2s। और इस 3 नंबर के कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है R, इसलिए 3R। ठीक है, नोट करो। चलो आगे देखते हैं। अब इनमें देखो, इनमें क्या होता है, इनमें भी एक की पॉइंट है, याद रखना। की पॉइंट, की पॉइंट क्या है? की पॉइंट ये है कि जब 4 नंबर का एटम सॉलिड लाइन पे आ जाता है, जब 4 नंबर का एटम सॉलिड लाइन पे आता है तो विन्यास बदल जाता है। ठीक है। जब 4 नंबर वाला एटम, जब 4 नंबर वाला एटम सॉलिड लाइन पर होता है, जब 4 नंबर वाला एटम, जब 4 नंबर वाला एटम सॉलिड लाइन पर होता है तो विन्यास बदल जाता है, तो विन्यास बदल जाता है। ठीक है। जब 4 नंबर वाला एटम सॉलिड लाइन पर होता है तो विन्यास बदल जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये रख लेते हैं। देखो यहाँ पे जो कार्बन है वो कीरल कार्बन है। कैसा कार्बन है? कीरल कार्बन। क्यों? क्योंकि एक तरफ CH3 जुड़ा, एक तरफ Br जुड़ा, एक तरफ OH जुड़ा, एक तरफ H जुड़ा, तो ये कीरल है। चारों अलग अलग चीजें हैं तो ये कीरल है। अब O, Br, H और C में से ज्यादा किसका होता है? Br का। तो Br को देंगे 1, इस O को देंगे 2 और इस कार्बन को देंगे 3। तो सीधी बात है, इसको ऑटोमेटिक 4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 4 नंबर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक। अच्छा, अब 1 से 2 पे जाएंगे तो ये 1 और ये 2, तो 1 से 2 पे चले ये इस तरह से। ठीक है। ये तो कैसा घूम रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज। कैसा घूम रहा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या बोलते हैं? एस। क्या बोलते हैं? एस। मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन एस है, एस विन्यास है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये सी, ये सी, ये एच और ये ओ एच, तो ओ एच को देंगे 1, तो ये 1।
अब इसमें सी है जबकि इसमें सी के बाद ओ भी है, तो इसको देंगे 2, इसको देंगे 3 और इस हाइड्रोजन को फिर से मिल जाएगा 4। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है इसलिए उसको 4 देना है। अब 1 से 2 चलेंगे तो 1 2 3, तो ये इस तरह से है। ये कैसा घूम रहा है? ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे जो 4 नंबर का एटम है वो सॉलिड लाइन पे आ गया। ये जो लाइन होती है ना बेटा, ये इसी को सॉलिड लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन, ठीक है ना। ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड लाइन। तो यदि 4 नंबर का एटम सॉलिड लाइन पे आ जाए तो विन्यास बदल जाएगा। मतलब जैसा दिख रहा है उसका उल्टा बताना है। तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं क्या बताऊंगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आर बोल सकते हैं, तो इसका विन्यास आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन में से ब्रोमीन का ज्यादा होता है इसलिए 1, फिर क्लोरीन को 2 दे देंगे, इस कार्बन को 3 दे देंगे और हाइड्रोजन को 4। अब 1 से 2 पे जाना है। 1 से कहाँ जाना है? 2 पे। अब समस्या ये है कि 1 से 2 पे जाऊंगा तो इधर बीच में 4 पड़ रहा है, इधर बीच में 3 पड़ रहा है। जब ऐसा होता है तो हम हल्के वाले एटम को क्रॉस करके जाते हैं। किसको क्रॉस करके जाते हैं? हल्के वाले एटम को। क्यों? क्योंकि हल्का वाला एटम ज्यादा बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, ठीक है ना। तो मैं इस हल्के वाले एटम को यानी कि 4 नंबर के एटम को क्रॉस करके 2 पे जाऊंगा, तो 1 से 2 इस तरह से घूमेंगे। अब आप देखो ये कैसा रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसा रोटेट हो रहा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब आर। ठीक है बेटा, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया एस, इसका हो गया आर और इसका भी हो गया आर। ध्यान रखना, जब 4 नंबर का एटम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आए, सॉरी ऐसी सॉलिड लाइन पे आए, सॉलिड लाइन पे, तो विन्यास बदल जाएगा। नोट करो। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें ये 2 कार्बन है ना, ये 2 कार्बन है। तो हम क्या करेंगे? जैसे ये वाला कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, तो इस वाले कार्बन से देखो इधर OH जुड़ा, इधर C जुड़ा, इधर C जुड़ा, इधर H जुड़ा, तो मैं इस O को 1 दूंगा, ठीक है, हाइड्रोजन को 4 मिल जाएगा। अब इन इसको मिल गया, इसको मिल गया, अब बचा ये और ये, तो इधर इससे कार्बन जुड़ा जबकि इधर C जुड़ा, फिर इधर और आगे जाओगे तो C आएगा जबकि इधर आगे O आ जाएगा, है ना। तो हम इसको देंगे 2, इसको क्या देंगे? 2। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे इसको मिल जाएगा 1, इसको मिल जाएगा 2 और इधर कहीं पे 3 मिलेगा और इसको दे देंगे 4। ठीक है, अब हमको क्या करना है? हमको 1 से 2 पे जाना है। कहाँ जाना है? 1 से 2 पे जाना है। जब 1 से 2 पे जाएंगे, 1 से 2 पे जाएंगे तो ये इस तरह से रोटेट करेगा, मतलब क्लॉकवाइज, है ना। और इसमें 1 से 2 पे जाएंगे तो ये इस तरह से रोटेट करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज मतलब इसका विन्यास हो जाएगा आर, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है लेकिन साथ में 4 नंबर का एटम सॉलिड लाइन पे आ गया। 4 नंबर का एटम कहाँ गया? सॉलिड लाइन पे। जब 4 नंबर का एटम इस सॉलिड लाइन पे आ जाता है तो विन्यास बदल जाता है। तो हमको क्या करना है? जैसा दिख रहा है उसका उल्टा बताना है। तो दिख कैसा रहा है? मेरे को दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मैं क्या बताऊंगा? क्लॉकवाइज। तो ये भी आर हो जाएगा।
मतलब दोनों का विन्यास क्या होगा, आर आर। नोट करो। चलो आगे देखते हैं। इनेंसियोमर्स, प्रतिबिंब रूप, ये क्या होते हैं प्रतिबिंब रूप? देखो, दो ऐसे समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दो ऐसे समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते, सुपर इम्पोजिबल नहीं होते, उनको बोलते हैं प्रतिबिंब रूप, है ना। देखो मैं चित्र से समझाता हूं। जैसे जैसे मान लो एच ओ एच, सी डबल ओ एच, सी एच थ्री, है ना। और यहाँ पे एच और यहाँ पे ओ एच। ठीक है, मान लो ये एक कंपाउंड है ना। इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं। अब ऐसा करते हैं, इसके सामने एक मिरर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मिरर। ये मिरर लगा दिया। ठीक है, मिरर मतलब दर्पण। अब दर्पण में क्या होता है बेटा, दर्पण में क्या होता है, जैसे ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, जैसे ये पूरा पोर्शन इस तरह से आगे बढ़ेगा तो हमको इधर से आता हुआ दिखेगा। ये एच और ओ एच वाला पोर्शन जब ऐसे आगे की तरफ जाएगा, एच और ओ एच वाला पोर्शन ऐसे आगे की तरफ जाएगा तो हमको ऐसा आता हुआ दिखेगा। तो मेरे को यहाँ पे ये जो एच है ये यहाँ दिखेगा और ये जो ओ एच है वो यहाँ दिखेगा। ठीक है, अब इस एच के अपोजिट ओ एच है और इस ओ एच के अपोजिट एच है, तो हम क्या करेंगे, एच के अपोजिट ओ एच लगा देंगे और इस ओ एच के अपोजिट एच लगा देंगे। ठीक है, बाकी ऊपर वाला भाग ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ऊपर वाला भाग ऐसा का ऐसा ही रहेगा और जो नीचे वाला भाग है वो भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे दो किरल कार्बन है। कितने किरल कार्बन है? दो। ये ठीक है, कितने किरल कार्बन है? दो किरल कार्बन है। ठीक है, अब आप देखो ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। ये दोनों क्या है? ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। लेकिन यदि मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं, इसको जस्ट ऐसा का ऐसा ही उठा के इसके ऊपर रखूं, तो क्या ये पूरी तरह से इसमें फिट हो जाएगा? नहीं, पूरी तरह से फिट नहीं होगा। देखो, जब आप ऐसा का ऐसा ही इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो सी डबल ओ एच के ऊपर सी डबल ओ एच आ जाएगा, सी एच थ्री के ऊपर सी एच थ्री आ जाएगा। यहाँ तो मामला सही है, लेकिन ये वाला जो एच है, ये वाला एच इस ओ एच के ऊपर आएगा और ये वाला ओ एच इस एच के ऊपर आएगा, मतलब ये इसमें बराबर फिट नहीं होगा, मतलब ये इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होगा। ठीक है ना। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होते हैं, प्रतिबिंब रूप क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर या ऐसे समावयवी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते। अध्यारोपित का मतलब ये इसमें पूरी तरह से फिट हो जाए, सी डबल एच के ऊपर सी डबल एच आ जाए, सी एच थ्री के ऊपर सी एच थ्री आ जाए, ओ एच के ऊपर ओ एच आ जाए, एच के ऊपर एच आ जाए, मतलब पूरा फिक्स इस तरह से। जैसे देखो, ये मेरा हाथ है, ये मेरा दूसरा हाथ है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ गए, अंगूठे के ऊपर अंगूठा आ गया और ये जो छोटी वाली उंगली है, ये वाली छोटी वाली उंगली के ऊपर छोटी वाली उंगली आ गई, अंगूठे के ऊपर अंगूठा आ गया, ये तो इसको बोलते हैं अध्यारोपित होना, मतलब सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, अब क्या ये ऐसा का ऐसा ही इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा? नहीं होगा, ये इसमें फिट नहीं होगा, मतलब ये इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है लेकिन एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे, इसलिए ये इनएंस्ट्रोमर है। नोट करो। चलो अगला देखो, डायस्टीरियोमर।
डायस्टीरियोमर क्या होते हैं बेटा? डायस्टीरियोमर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं। डायस्टीरियोमर एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, मतलब दो अलग अलग कंपाउंड होते हैं। देखो इस तरह से, जैसे यहाँ H लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया, H के अपोजिट यहाँ OH लगा दिया, और यहाँ OH के अपोजिट H लगा दिया, यहाँ पे COOH बना दिया, यहाँ पे CH3 बना दिया। ये एक कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब मैं एक और कंपाउंड बना देता हूँ, एक और कंपाउंड बना देता हूँ, H OH H, यहाँ पर COOH और यहाँ पर CH3, ठीक है। ये दूसरा वाला कंपाउंड, ये दूसरा वाला कंपाउंड, ये दो कंपाउंड है। अब मेरे को चेक करना है कि ये डायस्टीरियोमर है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इनके बीच में एक दर्पण लगाऊंगा, एक प्रतिबिंब लगाऊंगा, और प्रतिबिंब लगा के देखूंगा कि क्या ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। तो देखो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे OH के साथ H है, जबकि इसमें दोनों क्या है, दोनों HH है। यहीं से समझ में आ रहा है कि ये दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, मतलब ये एक अलग कंपाउंड है और ये एक अलग कंपाउंड है। तो ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। जब ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है तो उनको हम क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमर। नोट करो। अच्छा, मैंने एक गलती कर दी। देखो यहाँ पे गलती ये हो गई है कि फार्मूला अलग अलग हो गया ना। फार्मूला जब अलग अलग हो जाता है तो वहाँ पे कोई आइसोमेरिज्म ही नहीं होती है ना। तो यहाँ पे हमको फार्मूला सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ पे देखो OH के अपोजिट H है, तो यहाँ पे भी मैं एक OH लगा देता हूँ, ये OH लगा दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, और इसमें ये H। पहले फॉर्मूला देखो, है ना। सबसे पहले बेटा याद रखना, आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि दोनों कंपाउंड के फॉर्मूले सेम होना चाहिए, ठीक है ना। ये गलती बिल्कुल मत करना। देखो अभी मैंने गलती कर दी थी, मैंने फॉर्मूले ही अलग अलग कर दिए। तो ध्यान रखना, दोनों कंपाउंड के, जिन दो कंपाउंड को आप देख रहे हैं उनके फॉर्मूले सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा तो उनमें कोई सी आइसोमेरिज्म ही नहीं होगी, ठीक है ना। देखो जैसे इसमें COOH, इसमें भी COOH, इसमें CH3, इसमें भी CH3, इसमें भी दो OH, इसमें भी दो OH, इसमें भी दो H, इसमें भी दो H, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। जहां से चलो तो एक किरल कार्बन ये है और एक किरल कार्बन ये है, ठीक इसी प्रकार इसमें एक किरल कार्बन ये है और एक किरल कार्बन ये है। क्लियर? अब देखो यदि मैं इस वाले भाग को ऐसा आगे की तरफ ले जाऊं, इस वाले भाग को ऐसा आगे की तरफ ले जाऊं, तो इसमें एक H है और एक OH है, ठीक है। H और OH, तो उधर से भी क्या आते हुए दिखना चाहिए, H और OH। लेकिन जब आप इसको लेके जा रहे हैं तो इसमें H और OH है, जबकि उधर से आता हुआ क्या दिख रहा है, OH। भाई इसको आप आगे ले जाओगे तो H और OH है, तो उधर से भी क्या आता हुआ दिखना चाहिए, H और OH, जबकि क्या दिख रहा है, OH। मतलब ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, उनको बोलते हैं डाइस्टीरियोमर। क्या बोलते हैं? डाइस्टीरियोमर। अच्छा यहाँ पे देखो इनैंशियोमर, दोनों को फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये वाला कंपाउंड ओरिजिनल है और ये इसकी इमेज है,
ठीक है ना, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो और वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, और जब उसको उठा के इसके ऊपर रखें तो वो अध्यारोपित ना हो, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब रूप, यानी कि इनेंसियोमर। एक बार ये नोट कर लो। चलो आगे देखते हैं। मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड क्या होता है? मीजो कंपाउंड में मीजो कंपाउंड में दो कीरल कार्बन होते हैं और एक सिमेट्रिकल प्लेन होता है। दो कीरल कार्बन होते हैं और एक एक सिमेट्रिकल प्लेन होता है, उसको बोलते हैं मीजो कंपाउंड, है ना। देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, इसमें यहाँ पे COOH और यहाँ पे भी COOH, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब आप इस कंपाउंड को देखेंगे तो इसमें देखो ये कीरल कार्बन है और ये वाला भी कीरल कार्बन है, तो दो कीरल कार्बन है। कितने कीरल कार्बन है? दो, तो 2 कीरल कार्बन, 2 कीरल कार्बन, इसमें दो कीरल कार्बन है। अच्छा, सिमेट्रिकल प्लेन कितने हैं? सिमेट्रिकल प्लेन क्या होता है? जहां से काटने पे दो बराबर टुकड़े हो जाए, जहां से काटने पर दो बराबर टुकड़े हो जाए उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल प्लेन। तो इस कंपाउंड को यदि आप देखेंगे तो इसको यदि आप यहां से काट दें, यहां से, तो दो बराबर भाग बन जाएंगे, दो बराबर भाग बन जाएंगे। देखो ऐसे बीच में से काटेंगे, यहां से बीच में से, तो ये वाला भाग और ऊपर वाला भाग देखो एक जैसा दिख रहा है, मतलब बीच से काटने पे दो बराबर भाग बन गए। तो इसको मैं बोलूंगा प्लेन ऑफ सिमेट्री या सिमेट्रिकल प्लेन, सिमेट्रिकल प्लेन। ठीक है, सिमेट्रिकल प्लेन। तो इसमें एक ही सिमेट्रिकल प्लेन है, तो मैं बोलूंगा वन सिमेट्रिकल प्लेन, वन सिमेट्रिकल प्लेन। ठीक है बेटा, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें दो कीरल कार्बन हो और एक सिमेट्रिकल प्लेन हो, दो कीरल कार्बन हो और एक सिमेट्रिकल प्लेन हो, सममित तल। सिमेट्रिकल प्लेन का मतलब है सममित तल, तो उसको बोलते हैं मीजो कंपाउंड। सममित तल का मतलब क्या है? जहां से काटने पे दो बराबर भाग बन जाए, जहां से काटने पे दो बराबर भाग बन जाए, तो बीच से काटने में देखो दो एक जैसे भाग बन गए। अब इस वाले भाग को यदि मैं इसके ऊपर फोल्ड करूंगा, इस वाले भाग को इसके ऊपर फोल्ड करूंगा, देखो इस तरह से, जैसे ये काटने पे देखो ऐसे दो बराबर भाग बन गए। अब नीचे वाले भाग को जब मैं ऐसा फोल्ड करूंगा तो ये बिल्कुल इसके ऊपर फिट हो जाएगा, मतलब अध्यारोपित हो जाएगा। तो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं मीजो कंपाउंड। ठीक है। अच्छा, ये जो बना रखा ना हमने, ये मीजो टार्टेरिक एसिड है। ये जो कंपाउंड हमने बना रखा, ये कंपाउंड क्या है? इस कंपाउंड का नाम है मीजो टार्टेरिक एसिड। क्या नाम है? मीजो टार्टेरिक एसिड। मैं लिख देता हूं यहां पे, मीजो टार्टेरिक एसिड। क्या नाम है इसका? मीजो टार्टेरिक एसिड। अच्छा, ये जो मीजो टार्टेरिक एसिड है ना बेटा, ये प्रकाशिक अक्रिय होता है। कैसा होता है? प्रकाशिक अक्रिय। तो यहां पे लिख लेते हैं मीजो टार्टेरिक एसिड, ये कैसा होता है? प्रकाशिक अक्रिय, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब प्रकाशिक अक्रिय। प्रकाशिक अक्रिय क्यों है? क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल प्लेन है। क्या है? सिमेट्रिकल प्लेन। सिमेट्रिकल प्लेन मतलब सममित तल। यदि किसी में सममित तल होता है, सिमेट्रिकल प्लेन होता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। नोट करो। इस सिमेट्रिकल प्लेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सममित तल। सममित तल। सिमेट्रिकल प्लेन को क्या बोलते हैं? सममित तल।
ठीक है, आगे बढ़े। अगला रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसमें डी और एल समावयवी समान रूप से होते हैं, जिसमें डी और एल समान रूप से होते हैं, उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक मिक्सचर है, यहाँ पे क्या है, एक मिक्सचर है, मिक्सचर, यहाँ पे एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर में डी और एल बराबर हो, डी और एल बराबर हो। डी और एल जब बराबर मात्रा में होंगे तो देखो जो डी होता है वो क्लॉकवाइज घूमता है और जो एल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। डी कैसा घूमता है? क्लॉकवाइज। और एल कैसा घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब डी और एल समान मात्रा में होंगे तो एक घूमेगा क्लॉकवाइज, एक घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों एक दूसरे के रोटेशन को खत्म कर देंगे, मतलब नेट रोटेशन जीरो हो जाएगा। इसमें नेट रोटेशन क्या हो जाएगा? नेट रोटेशन जीरो हो जाएगा। नेट रोटेशन इज जीरो। जब नेट रोटेशन जीरो हो जाएगा तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो याद रखना बेटा, जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो भी, रेसिमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। जिसका कारण क्या है? उसमें डी और एल समान मात्रा में होते हैं। कैसे होते हैं? समान मात्रा में होते हैं। ठीक है, नोट करो। अच्छा, अगला अगला है एरिथ्रो तथा थ्रियो आइसोमर। ये क्या होता है एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो CHO और यहाँ पे लिख दिया जाए C2H5OH, है ना, और यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH, है ना, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक, एक कंपाउंड तो ये, एक और कंपाउंड बना देता हूँ। CHO, यहाँ पे C2H5OH, यहाँ पे OH इधर है, यहाँ पे OH इधर है, यहाँ पे OH इधर है, ये H और ये H। ठीक है, अब ध्यान से समझना। इसमें क्या है, ये देखो आप, ये OH और ये OH, दोनों OH सेम साइड है, दोनों OH सेम साइड है, तो क्या बोलेंगे? सेम ग्रुप, सेम ग्रुप, सेम साइड, सेम ग्रुप सेम साइड। जब सेम ग्रुप सेम साइड हो, ठीक है ना, जब सेम ग्रुप क्या हो? जब सेम ग्रुप सेम साइड हो, जब सेम ग्रुप कैसे हो बेटा? सेम ग्रुप सेम साइड हो, तो उसको बोलते हैं सेम ग्रुप, सेम ग्रुप सेम साइड, देन एरिथ्रो। क्या बोलते हैं? एरिथ्रो। याद रखना, जब सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो क्या बोलेंगे? एरिथ्रो। अच्छा, इसमें देखो, इसमें OH इस तरफ है और दूसरा OH इस तरफ है, तो ग्रुप तो सेम है लेकिन साइड हो गई अपोजिट। ग्रुप तो सेम है लेकिन साइड कैसी हो गई? अपोजिट। तो जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड हो तो उसको बोलते हैं थ्रियो। क्या बोलते हैं? थ्रियो। तो यहाँ पे लिखेंगे सेम ग्रुप, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, देन सेम ग्रुप अपोजिट साइड, देन थ्रियो। याद रहेगी बात? सेम ग्रुप सेम साइड देन एरिथ्रो, सेम ग्रुप अपोजिट साइड देन थ्रियो। ठीक है, सेम ग्रुप सेम साइड तो एरिथ्रो और सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो थ्रियो। नोट करो। चलो
एक और आप चाहो तो देख लो इसका एग्जांपल। जैसे मान लो ये Cl, ये Cl, ये H, ये H, ये CH3, ये C2H5, है ना। और ठीक है, जैसे ये है, ये दो कंपाउंड है ना। तो इसमें देखो सेम ग्रुप सेम साइड, जब सेम ग्रुप सेम साइड हो तो क्या बोलेंगे, एरिथ्रो। क्या बोलेंगे, एरिथ्रो। सेम ग्रुप सेम साइड एरिथ्रो। इसमें देखो ग्रुप तो सेम है लेकिन साइड कैसी हो गई, अपोजिट, तो सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो क्या बोलेंगे, थ्रियो। ठीक है, नोट करो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, प्रकाशिक समावयवता कंप्लीट हो जाता है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तब तक के लिए जय राम जी की।